सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रवि और आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई भी ठीक चल रही होगी। इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने रिसर्च एप्टीट्यूड से PYQ डिस्कस किए थे और उससे रिलेटेड हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था। आज उसी की सीरीज़ में हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, Which of the following is not a step in scientific research? निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक शोध का एक कदम नहीं है? बताइए। आप लोगों ने अगर क्लास में पढ़ा हो कि साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है तो आप लोग अच्छे से बता सकते हैं। चलो बोलिए, साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है? साइंटिफिक रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें जो है तथ्यों के आधार पर जो है अनुसंधान किया जाता है और जो रिजल्ट है वो बेसिकली जो है आपके आंकड़ों या डेटा के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। इसमें जो है एक रिसर्चर के द्वारा जो परिणाम है वो दूसरे रिसर्चर के द्वारा भी यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका साइंटिफिक रिसर्च। आप लोगों ने क्लास में पढ़ा ही होगा, मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। पहला दिया हुआ है आपका, दिस इज एन एंडिंग एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस with the process constantly being not repeated with decreasing refinement। यह विज्ञान का एक समापन पक्ष है। यह प्रक्रिया घटते परिष्कार के साथ लगातार दोहराई नहीं जाती है। दूसरा है कॉजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ इवेंट्स फिनोमिना, घटना परिघटना का नैमित्तिक अवलोकन है। वंडर, क्यूरियोसिटी अबाउट हाउ, व्हाई, व्हाट, टीसी, कैसे, क्यों, क्या आदि के बारे में उत्सुकता। हाइपोथेसिस, प्रकल्पना। तो बताइए क्या होगा। इसमें एक शब्द आया है कि जो है जो परिणाम है वो दोबारा से दोहराए नहीं जाते हैं, जबकि मैंने अभी बताया है कि दोहराए जा सकते हैं। ठीक है, अनुसंधान के परिणामों को अन्य रिसर्चर के द्वारा जो है क्या किया जा सकता है, दोहराया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द स्टेज विच में फॉर्म पार्ट ऑफ ए रिसर्च प्रपोजल आउटलाइन। किसी शोध प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने संबंधी चरण को चिन्हित कीजिए। बताइए कौन कौन से ऐसे चरण हैं जो बेसिकली रिसर्च प्रपोजल के लिए यूज होते हैं। बताइए। कौन कौन से हैं? अगर आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो, डेटा फैब्रिकेशन का यूज जो है बेसिकली आउटलाइन तैयार करने में नहीं किया जाता है और ए को अगर हटा दोगे तो राइट ऑप्शन क्या है आपका बी। मेथोडोलॉजी का यूज किया जाता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, स्पेसिफाई ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टार्टिंग प्रॉब्लम। इन सारे स्टेप्स का रिसर्च प्रपोजल में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन देखो फैक्चुअल है और बहुत रेयरली पूछा जाता है, बट पिछली बार पूछा है 2024 और 25 के पेपर में, तो बुक से रिलेटेड है। तो मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकता कि आप लोगों को पता होगा, बट हाँ ऐसे क्वेश्चन पे भी आप लोगों को ध्यान देना है। आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या दिया हुआ है, एक तरफ बुक का टाइटल है, दूसरी तरफ ऑथर है। बताइए किसी को अगर कुछ भी पता है तो, एक आध बुक का नाम भी पता है ऑथर का, बताइए क्या होगा। बुक है, पहला है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, ए स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर बिगिनर्स। किसके द्वारा लिखी गई है, एनी आइडिया? रंजीत कुमार के द्वारा। ए आपका थर्ड से और ए आपका थर्ड से एक ही में है। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक आध ऑप्शन का ही पता होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एलिमिनेट करके ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है। तो क्या दिया हुआ है, रिसर्च मेथोडोलॉजी जो बुक है किसकी, आपकी रंजीत कुमार की है। दूसरा देख लो, फिर है आपका मास मीडिया रिसर्च, रॉन्जर की है। फिर है आपका बिजनेस रिसर्च मेथड्स, ये आपका HK डांगी की है। और लास्ट है आपका रिसर्च मेथड्स, ये आपके राम आहूजा की है।
तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिस्क ऑफ प्लेगरिज्म ऑफ द रिसर्चर हु प्लेगरिज। ठीक है, शोधकर्ता हेतु निम्न में से क्या क्या साहित्यिक चोरी के जोखिम है? कौन कौन से जोखिम है बताइए। अगर कोई रिसर्चर, ठीक है, प्लेगरिज्म करता है, ठीक है, साहित्यिक चोरी करता है, तो उसका क्या क्या जोखिम हो सकता है, क्या क्या खतरे हो सकते हैं बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे तो। पहला है आपका ऑप्शन लूजिंग ऑफ द इंस्पिरेशन, ठीक है। दूसरा है लूजिंग ऑफ द ऑब्टेन्ड टाइटल, ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन, फिर आपका डिस्ट्रॉइंग द पब्लिक इमेज। जब आप साहित्यिक चोरी करते हो तो एक तो आपको मैंने पढ़ाया भी था साहित्यिक चोरी, ठीक है, प्लेगरिज्म, तो उसमें जो है कई सारे लेवल्स होते हैं और कई बार आपकी डिग्री भी जो है निरस्त कर दी जाती है, आपका रजिस्ट्रेशन भी नष्ट कर दिया, मतलब हटा दिया जाता है। तो एक तो आपका टाइटल, जो आपकी डिग्री मिलने वाली है पीएचडी की, वो खतरे में हो सकती है, ठीक है, और जो भी आपको पुरस्कार उसके रिलेटेड मिलने वाला होता है वो भी आपका खतरे में हो सकता है। तो एक तो है आपका लूजिंग ऑफ द ऑब्टेन्ड टाइटल, ठीक है। दूसरा पब्लिक इमेज बड़ी खराब हो जाती है कि इसने तो भाई प्लेगरिज्म बहुत ज़्यादा किया था, किसी दूसरे का देख के अपना बना लिया है ना, तो उससे पब्लिक इमेज बहुत खराब होती है। तो एक दूसरा ये है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताओ, बी और डी। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एक्सप्लेनेटरी रिसर्च? व्याख्यात्मक शोध क्या होता है? बोलिए, व्याख्यात्मक शोध बहुत सिंपल है, क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। व्याख्यात्मक शोध क्या होता है? ऐसा रिसर्च जो बेसिकली किसी भी घटना की व्याख्या करता है या किसी भी घटना के कारणों की व्याख्या करता है, चाहे वो सामाजिक हो आपका या और भी किसी से रिलेटेड हो, तो कारणों की क्या करता है, व्याख्या करता है। कोई घटना घटित हुई, बट वो घटना घटित क्यों हुई, कैसे हुई, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देता है, तो वही क्या कहलाता है आपका एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। तो बोलिए क्या होगा इसका? कहीं दिख रहा है ऐसा जो आपके कॉजेस को बताता हो? हाँ, सी दिख रहा है आपका, इट एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ सोशल फिनोमिना। क्या है? इट एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ सोशल फिनोमिना, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह सामाजिक घटना के कारणों की व्याख्या करता है। भारत में महिलाओं द्वारा किए जा रहे अपराधों के विस्तार में प्रकृति का वर्णन करना महिला अपराध का एक पक्ष है, परंतु ये अपराध क्यों करती हैं उसका व्याख्यात्मक पक्ष है, ठीक है। अब सपोज कोई घटना घटित हो रही है, चाहे वह महिलाओं के अपराध की हो या आतंकवाद से रिलेटेड हो, ये कुछ भी हो, या किसानों के विद्रोह की हो, अभी जैसे आजकल नोएडा में बहुत ज़्यादा हो रखा है वर्कर्स का, ठीक है। तो वो घटना घटित क्यों हो रही है, उसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। तो उसके कारणों की व्याख्या करना ही क्या है आपका एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है, याद रहेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दिया हुआ है, रिसर्च मिसकंडक्ट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? शोध कदाचार में निम्न में से क्या क्या सम्मिलित है? शोध कदाचार मिसकंडक्ट, ठीक है, जो नहीं करना चाहिए फिर भी आप कर रहे हो, ऐसे प्रक्रम जो शोध के द्वारा नहीं करने चाहिए उन्हें बोलते हैं शोध मिसकंडक्ट। क्या क्या है बोलिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। पहला डाटा फैब्रिकेशन, डेटा जालसाजी, ठीक है, मिसकंडक्ट में शामिल है। प्लेगरिज्म, साहित्यिक चोरी शामिल है जो नहीं करना चाहिए। फिर है आपका डाटा फॉल्सिफिकेशन, मिथ्याकरण, ये भी नहीं करना चाहिए। दूसरा है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतभेद तो हो सकता है, ठीक है, ये कोई ऑप्शन नहीं। दूसरा है आपका डाटा वैलिडेशन, ये तो है ही नहीं, ठीक है। तो तीन ही ऑप्शन है आपके जो मिसकंडक्ट में आपके आते हैं इसमें से, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, बी और सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दिया हुआ है, व्हाट इज प्योर रिसर्च? शुद्ध शोध क्या होता है बताइए। शुद्ध शोध जिसमें शुद्ध घी हो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। शुद्ध शोध क्या होता है बताइए, बोलो। इसको बेसिकली क्या है आपका बेसिक रिसर्च भी बोला जाता है, तो देख लो कहाँ पर है बेसिक रिसर्च, शुद्ध शोध। ऑप्शन नंबर डी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक रिसर्च एंड
is concerned with the quest for knowledge and knowing more about the phenomena without concern for its practical use. इसे मूल शोध भी कहा जाता है और यह घटना के व्यवहारिक प्रयोग के बारे में बिना किसी सरोकार के इसके बारे में ज्ञान और अधिक जानने के प्रयास से संबंधित होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द मॉडलिंग अप्रोच ऑफ रिसर्च डिजाइन? शोध अभिकल्प का प्रतिरूप अभिगम क्या है, बताइए। मॉडलिंग अप्रोच ऑफ रिसर्च डिजाइन, मॉडलिंग अप्रोच क्या होती है? मॉडलिंग अप्रोच, मॉडलिंग अप्रोच ऑफ रिसर्च डिजाइन कोई बताएगा? मॉडलिंग अप्रोच ऑफ रिसर्च डिजाइन बेसिकली शोध समस्या एक गणितीय मॉडल द्वारा दर्शाई जाती है, ठीक है। समाधान व निष्कर्ष उक्त मॉडल से ही निर्मित होते हैं, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है, इस अधिगम में कोई शोध समस्या नहीं है, ठीक है। ये तो पढ़ने से ही बड़ा निगेटिव सेंटेंस लग रहा है। दूसरा, समाधान और निष्कर्ष उद्देश्य से निर्मित होते हैं, ठीक। तीसरा है, शोध समस्या विषय निष्ठ रूप में दर्शाई जाती है। समाधान निष्कर्ष शोध प्रश्नों में ही निगमित होते हैं। और डी है आपका, शोध समस्या वस्तुपरक रूप में दर्शाई जाती है। समाधान निष्कर्ष शोध प्रणाली विज्ञान से निगमित होते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये तीन एक जैसे सही दिख रहे हैं, ठीक है। समाधान निष्कर्ष उद्देश्यों से ही निगमित होते हैं, शोध प्रश्नों से, शोध प्रणाली से। उधर है आपका एक मॉडल, ठीक है। अब उसमें पूछा है आपका मॉडलिंग अप्रोच ऑफ रिसर्च डिजाइन, तो डिजाइन की बात है तो क्या है? बेसिकली मैथमेटिकल मॉडल है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। द रिसर्च प्रॉब्लम इज रिप्रेजेंटेड बाय ए मैथमेटिकल मॉडल, ठीक है। सॉल्यूशन एंड कंक्लूजन आर डिराइव्ड फ्रॉम द मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन? अब ये क्वेश्चन का आंसर तो मैं आप लोगों से ही एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि जब मैंने आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ाया था, ठीक है, तो वहां पर भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, ठीक है। और वहां पर क्या बताया था मैंने कि तीन तरीके के डोमेन के बारे में ब्लूम ने बताया है ना। सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा अफेक्टिव और तीसरा साइकोमोटर, ठीक है। अब ये मुझे लगता है ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इस टॉपिक में कैसे आ गया, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछा था, बेसिकली मैंने वहाँ पे कराया था। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे क्या होगा। अफेक्टिव डोमेन में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है, बोलिए। बताइए क्या होगा, अफेक्टिव डोमेन के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? मुझे तो इसमें सारे ही दिख रहे हैं, चलो एक एक देखते हैं। क्या है पहला, शोइंग सम न्यू बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ ए एक्सपीरियंस। अफेक्टिव डोमेन जो बेसिकली आपके भावनात्मक, भावनाओं से जुड़े हों, व्यवहार से जुड़े हों, वो सारे उसी में आएंगे। तो क्या है, बिहेवियर, ठीक है। दूसरा है आपका एक्टिंग कंसिस्टेंटली विद द न्यू वैल्यूज, ठीक है। फिर आपका अटेंडिंग टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट, पर्यावरण में किसी चीज पर ध्यान देना, ठीक है। फिर शोइंग सम डिफाइन इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट। तो मुझे तो चारों ही ठीक लग रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड क्या होता है बताइए। हिस्टोरिकल, जिसमें अतीत का अध्ययन किया जाता है, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, ठीक है। क्या होता है हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, बोलिए। हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड जिसमें अतीत की घटनाओं, व्यक्तियों, ठीक है, या समस्याओं या किसी और इवेंट पर अध्ययन करने के लिए, ठीक है, उस समय के तथ्यों का या दस्तावेजों का, पत्रों का, अभिलेखों का यूज किया जाता है। तो वही क्या है आपका हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड है, ठीक है। कुल मिला के अतीत से संबंधित है ज्यादातर। क्या है, अब पहला दिया हुआ है, यह विशेषज्ञों के साक्षात्कार, सर्वेक्षण आदि सही सूचना की वर्तमान स्थिति की समझ एकत्रित करती है। गलत, हम लोग बात कर रहे हैं पास्ट की, ठीक है। नेक्स्ट है यह भविष्य का पूर्वानुमान,
फिर है आपका थर्ड दिया हुआ है, यह अतीत में विभिन्न कालावधियों में जाकर तथ्य एकत्र करती है। और मैं आपको ये बता रहा था, सूचना के स्रोतों से लिखित अभिलेख, समाचार पत्र, डायरिया। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इट कलेक्ट फैक्ट्स बाय गोइंग इन द पास्ट इन डिफरेंट पीरियड। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स रिटन रिकॉर्ड्स, न्यूज़पेपर, डायरीज, लेटर्स, ट्रैवलर्स अकाउंट, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपको अगर बेसिक टर्म्स पता है तो उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत इजीली एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च। रिसर्च के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बताइए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला दिया हुआ है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग आर अप्लाइड इन द रिसर्च प्रोसेस। बिल्कुल, शोध प्रक्रिया में आगमनात्मक निगमनात्मक दोनों ही तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। दूसरा दिया है आपका, वेरिफिएबल फाइंडिंग आर डिराइव्ड बाय द रिसर्च प्रोसेस। शोध प्रक्रिया द्वारा सत्यापनीय निष्कर्षों की व्युत्पत्ति की जाती है। बिल्कुल। तीसरा दिया हुआ है, रिसर्च इज कंडक्टेड टू फाइंड आंसर ऑफ द मीनिंगफुल क्वेश्चन साइंटिफिकली। शोध को वैज्ञानिक रूप से अर्थपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। अब तीन तो सही दिख गए हैं, लास्ट का ही गलत होगा। चलो देख लेते हैं क्या है। इट नेसेसरली improves quality और functioning of the area in which it is conducted। यह आवश्यक रूप से उस विषय क्षेत्र की प्रक्रिया की गुणवत्ता को सुधारता है जिसमें इसे किया जाता है। नहीं, ऐसा कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि उसकी गुणवत्ता को सुधारता है। ठीक है, तो यही ऑप्शन क्या है आपका? इनकरेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो क्या है, सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ फाइनलाइजिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम। शोध समस्या को अंतिम रूप देने का सही क्रम का चयन कीजिए। बताइए शोध समस्या को अंतिम रूप देने का सही क्रम क्या होगा? बोलो। सबसे पहले हम जो है सेलेक्टिंग द एरिया ऑफ रिसर्च, रिसर्च का एरिया सेलेक्ट करते हैं। चलो रिसर्च का एरिया सेलेक्ट कर लिया तो सबसे पहले तो बी आएगा, मतलब हमारा ऑप्शन या तो ए होगा या सी होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड रेफरेंसेस एंड मटेरियल और जो प्रीवियस रिसर्च है उसके बारे में पता लगाते हैं कि इस पे कितना काम हो चुका है। अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टॉप एरिया देखते हैं कि मुझे किस एरिया पे रिसर्च करनी है, फिर उसमें से किस पर काम हो चुका है, क्या क्या स्टडी मटेरियल, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो स्टडी ऑफ रेफरेंस मटेरियल एंड रिपोर्ट्स प्रीवियस ईयर रिसर्चर। चलो दूसरा आ जाएगा आपका डी। तीसरा क्या आएगा, फाइंडिंग द रिसर्च गैप। अच्छा, जिसमें रिसर्च ये हो चुकी है, अभी जो है किस पे रिसर्च होना बाकी है, ये कौन से एरिया पे जो है अभी रिसर्च गैप पड़ा है। तो तीसरा हम लोग ये पता लगाते हैं। चलो तीसरा रिसर्च गैप, तो आंसर तो मेरा निकल ही गया, बी डी सी। तो राइट तो ऑप्शन हो जाएगा नंबर सी। पूरा देख लेते हैं। फिर क्या करेंगे हम लोग, आइडेंटिफाएंगे रिसर्च प्रॉब्लम, एक्चुअल में रिसर्च प्रॉब्लम है क्या, और फिर सबसे लास्ट में क्या है आपका, डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। फिर लास्ट में उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। देखो रिसर्च के स्टेप पर क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अलग अलग तरह से क्वेश्चन को घुमा के पूछता है, प्रपोजल पे पूछता है, तो इन सारी चीज़ों को याद रखना है आप लोगों को, प्रैक्टिस करना है कुल मिला के। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है, विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च की कौन सी विशेषताएं हैं, बताइए। कौन सी विशेषता है? पहला दिया हुआ है, इट ऑलवेज एम्स टू डेवलप न्यू थ्योरी। क्या रिसर्च का हमेशा मोटिव ये होता है कि न्यू हमेशा से जो है शोध सिद्धांत नई थ्योरी को विकसित करना उसका एक लक्ष्य होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमेशा जो है वो एक नए सिद्धांत को ही विकसित करें। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है आपका, इट इज ए साइंटिफिक प्रोसेस। हाँ, रिसर्च बेसिकली साइंटिफिक प्रोसेस जरूर है। तीसरा दिया हुआ है आपका, लॉजिकल रीजनिंग इज यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग रिसर्च प्रोसेस। बिल्कुल, डिसीजन मेकिंग के दौरान जो है लॉजिकल रीजनिंग का यूज किया जाता है। बी भी सही है, सी भी सही है, बी सी इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, इसमें भी है बी और सी, ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट है। फिर है आपका, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज डन इन एवरी काइंड ऑफ रिसर्च। प्रकल्पना परीक्षण प्रत्येक प्रकार के शोध में किया जाता है? ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हर प्रकार के शोध में जो है आपको जो है हाइपोथेसिस देना ही पड़े, तो ऐसा कहीं नहीं है। ठीक है, कुछ रिसर्च हैं स्पेसिफिक, कुछ एरियाज होते हैं जिनमें हाइपोथेसिस दिया जाता है, बट सब में
हर प्रकार के शोध में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो डी भी हटा दो, डी इसमें भी है। अब बचते हैं 2 ही ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, इट कलेक्ट एंड एनालिसिस एविडेंसेस टू डिराइव फाइंडिंग। निष्कर्षों की व्युत्पत्ति के लिए इसमें साक्ष्यों का संग्रहण और विश्लेषण किया जाता है। बिल्कुल ठीक, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, सी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, इन विच टाइप ऑफ रिसर्च डज द रिसर्चर बिकेम ए पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट पीपल अंडर रिसर्च एंड ऑब्जर्व देम। इस प्रकार के शोध में शोधकर्ता शोधांतर्गत विषयों लोगों के समूह का भाग बनकर उनका प्रेक्षण करता है। बताइए। बोलिए क्या होगा इसका आंसर। हाँ, किसी का आया है बी। ठीक है, ठीक है, एथनोग्राफिक रिसर्च। अब एथनोग्राफिक रिसर्च जो नृजाति वर्णन शोध है, ये बेसिकली आपका सोशल रिसर्च के अंतर्गत आने वाली एक गुणात्मक विधि के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ रिसर्च इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस। ठीक है, शोध के निम्नलिखित चरणों को उनके घटित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखो इस जैसा क्वेश्चन कुछ कराया हूं, तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, बोलो। देखो जो हमें पता है कंक्लूजन सबसे लास्ट में आएगा, तो ए सबसे लास्ट में आएगा। चलो ए तो सबसे लास्ट में दे ही रखा है सब। उसके सबसे पहले क्या आएगा बोलिए। सबसे पहला आएगा डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। अब देखो जहां वहां छोड़ा था हमने स्टेप, ये उससे आगे के स्टेप। ठीक है, एक चीज को करने के लिए कितने सारे स्टेप्स हैं, तो जहां पहले स्टेप छोड़े थे ये उससे आगे के स्टेप्स की बात कर रहे हैं। तो अब यह वहां पर डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम छोड़ा था, अब ये डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम से स्टार्ट है। तो सबसे पहले जो है डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। चलो डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरा क्या आएगा, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना निर्माण। तीसरा आएगा आपका मेजरमेंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। चौथा आएगा आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है, और सबसे लास्ट में तो कंक्लूजन आपको दिख ही रहा होगा। और आपको ये भी तो सोच सकते हैं कि कंक्लूजन से पहले आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट आता है। ठीक है, उसके बाद ही आप कोई कंक्लूजन निकालोगे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। बताइए, मैंने जितने सारे आपको टर्म्स कराए हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होता है, सर्वे क्या होता है, केस स्टडी, आप लोगों को ही इसका आंसर बताना है। बताइए क्या होगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, दूसरा है एथनोग्राफिक रिसर्च। एथनोग्राफिक रिसर्च अभी क्या बताया था, किसी ग्रुप सोशल रिसर्च के अंतर्गत आने वाले तरीके का क्या है, प्रोसेस है, और ग्रुप्स के बारे में जो है उनके जीवन के बारे में रिसर्च करता है। तो एथनोग्राफिक रिसर्च, चलो अभी तो हमने इस पर जस्ट बात भी किया है, तो स्टडी ऑफ द परसेप्शन ऑफ द पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप रिगार्डिंग दियर लाइफ, जस्ट अभी पढ़ा है। तो बी आपका 4th से मिलेगा, और बी आपका 4th से 2 में दिया हुआ है, एक इसमें है और एक इसमें है। चलो अब बी और डी में से ऑप्शन कोई देखते हैं क्या है। फिर दिया हुआ है सर्वे। सर्वे क्या होता है, सर्वे स्टडी ऑफ ओपिनियन, स्टडी ऑफ ओपिनियन ऑफ पीपल टुवर्ड सोशल मीडिया। और केस स्टडी क्या होता है, किसी के बारे में डेप्थ नॉलेज लेना। तो सी का आपका 2nd और डी का आपका 1st, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च। इनमें से कौन सा एक्शन रिसर्च के बारे में इसकी विशेषताओं को बताता है। बताइए क्या होगा। बोलिए क्या होगा इसका आंसर। पढ़ नहीं रहे हो आप लोग ठीक से, पेपर पास आने वाला है।
क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च। ठीक है, पहला दिया हुआ है इट डज नॉट एम टू डेवलप थ्योरी, इसमें सिद्धांत विकसित करने का लक्ष्य नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल। अब एक्शन रिसर्च है की बात है तो इसमें जो है बेसिकली थ्योरी को विकसित करने का लक्ष्य नहीं होता है। चलो ठीक है। दूसरा दिया हुआ है इट इज नॉट कंडक्ट ए जनरलाइज द फाइंडिंग, यह निष्कर्ष के सामान्यीकरण के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, फिर है आपका सैंपल इज सेलेक्टिव रैंडमली, नहीं। डी दिया हुआ इट इज कंडक्टेड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लोकल लेवल प्रॉब्लम। ठीक है। ई दिया हुआ है कंट्रोल ऑन वेरिएबल इज रिक्वायर्ड इन इट, इसमें जो है चर का नियंत्रण आवश्यक होता है, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन देखिए ए है, बी है और डी। ए और बी डी किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट दिया हुआ है आपका शोध का प्रकार है। ठीक है, और आप लोगों का दूसरा उसका अर्थ दिया हुआ है। देखो अभी जैसे पहले कराया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपको अब बताना है क्या है, क्योंकि ये सारे टर्म्स में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। बताइए क्या होगा इसका आंसर। पहला दिया हुआ है आधारभूत शोध, प्योर शोध। ठीक है, दूसरा है अप्लाइड रिसर्च, फिर है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च तो अभी आया ही था। ठीक है, एक्शन रिसर्च। फिर आपका इवैल्यूएशन रिसर्च। इवैल्यूएशन रिसर्च, देखो इवैल्यूएशन रिसर्च आपको बड़ा आसानी से मिल जाएगा। क्या है, असेसिंग प्रोग्राम और इंटरवेंशन, कार्यक्रम अथवा अंतक्षेपों का क्या करना, मूल्यांकन, असेसमेंट एक तरीके का। ठीक है, असेसिंग जो है आपका क्या है, असेसमेंट। तो डी आपका फर्स्ट से, डी आपका फर्स्ट से एक में दिया हुआ है, डी आपका फर्स्ट में सिर्फ एक ही में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। अब देख लो ए आपका क्या है, बेसिक रिसर्च, एक्सपेंडिंग नॉलेज विदाउट इमीडिएट एप्लीकेशन। बी आपका सेकंड से अप्लाइड रिसर्च, इम्प्रूविंग प्रैक्टिसेस इन स्पेशल सेटिंग। और सी आपका थर्ड से, सॉरी बी आपका सेकंड से था, सॉरी, और सी आपका थर्ड से। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दिया हुआ है अरेंज द स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस इन सीक्वेंस। बताइए क्या होगा फटाफट आंसर। इस जैसे 3-4 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, फटाफट क्विक। देखो जैसा भी कराया था ना उसी से रिलेटेड है। फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च प्रोसेस, वहां पर रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन किया था, उसके बाद क्या था, फॉर्मुलेटिंग रिसर्च। ठीक है, दूसरा क्या आएगा, बोलिए दूसरा क्या आएगा, रिव्यूइंग द लिटरेचर। तीसरा क्या आएगा, डिजाइनिंग द मेथोडोलॉजी। चौथा क्या आएगा, डेटा कलेक्ट। और पांचवा क्या आएगा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। और इस पे वैलिडिटी पे भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है वैसे। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चन उसको देखते हैं। पहला दिया हुआ है वैलिडिटी डज नॉट फोकस ऑन द एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मेजरमेंट्स, वैधता उपकरणों के मापन की परिशुद्धता पर फोकस नहीं करती, गलत करती है। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है वैलिडिटी डज नॉट चेक द सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर्स इन द मेजरमेंट प्रोसेस, वैधता मापन प्रक्रिया व्यवस्थित यादृच्छिक त्रुटियों को पहचान नहीं करती, ये भी गलत। जो वैलिडिटी होती है वो क्या है, रियलिबिलिटी एंड वैलिडिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर, विश्वसनीयता और वैधता परस्पर संबंध होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, बिल्कुल ठीक है। और डी दिया हुआ है फेस वैलिडिटी इज प्रोबेबल द स्ट्रॉन्गेस्ट वे टू फाइंड आउट द वैलिडिटी ऑफ द मेजरमेंट फॉर ए रिसर्च, किसी शोध के लिए मापन की वैधता ज्ञात करने की सबसे बेहतर तरीका संभवतः आम फेस वैधता है, गलत। आप लोग देखोगे इसमें सिर्फ करेक्ट बताना था, करेक्ट मुझे यहाँ मिल चुका है आंसर। क्या है कि विश्वसनीयता और जो वैधता होती है, किसी भी रिसर्च की विश्वसनीयता और वैधता एक दूसरे से क्या होती है, आपस में संबंधित होती है, कि वह रिसर्च कितना विश्वसनीय है और कितना वैध है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अरेंज द स्टेज ऑफ कंडक्टिंग ए सर्वे ऑफ रिसर्च। बोलिए क्या होगा आंसर, क्या होगा सबसे पहले बताइए,
इस टाइप का स्टेप वाला क्वेश्चन हम लोग कई सारे कर चुके हैं अभी तक। पहले क्या आएगा, डिजाइनिंग द क्वेश्चनरीज, ठीक है, फिर आएगा आपका पायलट टेस्टिंग ऑफ द सर्वे, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटिंग द क्वेश्चनरी, और फिर आएगा आपका एनालाइजिंग रेस्पॉन्स। तो ऐसे भी सोच सकते थे कि एनालाइज और जो रेस्पॉन्स है वो आपका सबसे लास्ट में आएगा डी, तो डी तो आपका सबसे लास्ट में आएगा ही। फिर उससे पहले क्या आएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिंग द क्वेश्चनरी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्या है, पुट ऑफ द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर फॉर राइटिंग द बॉडी ऑफ ए रिसर्च पेपर। आप लोग जो रिसर्च पेपर लिखेंगे या लिखते हैं तो उसका क्या होता है, ये तो आंसर हर कोई बता सकता है। आप लोग रिसर्च करने वाले हो तो इतना तो आप लोगों को आइडिया है ही। बताइए क्या होगा, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले क्या आएगा, उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है। जब भी आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं, ठीक है, कहते हैं ना रिसर्च पेपर पब्लिश करा तो उसमें क्या है, सबसे पहले आपसे एब्स्ट्रैक्ट मांगता है। उसके बाद देखो एब्स्ट्रैक्ट मांगता है तो मुझे पता है ई एक में दिया है ऑप्शन, तो इसका ए है। चलो फिर भी हम लोग देख लेते क्या है। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट मांगते हैं, फिर उसका आप इंट्रोडक्शन देते हो, ठीक है, उसके बाद आप प्रोसीजर करते हो, फिर उसके बाद रिजल्ट देते हो और फिर उसका कंक्लूजन देते हो। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था, ठीक है, और जितने भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सबको इसका आंसर पता ही था कि सबसे पहले आप एब्स्ट्रैक्ट देते हो, फिर इंट्रोडक्शन देते हो, फिर प्रोसीजर आएगा, फिर आपका रिजल्ट, फिर कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट। किसी शोध प्रतिवेदन को लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, बताइए किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप कोई शोध लिखने जा रहे हैं, आप लोग भी लिखेंगे, ठीक है, आपका भी नेट इस बार हो जाएगा, JRF हो जाएगा, और तो किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए बताइए, किन किन चीज़ों को ध्यान, किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। पहला दिया है इट शुड इंक्लूड चार्ट्स, ग्राफ्स एंड स्टैटिकल टेबल्स। दूसरा है इट शुड शो ओरिजिनलिटी एंड अटेम्प्ट टू सॉल्व एन इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम, ठीक है, इसके द्वारा मौलिकता दर्शाई जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आपका जो रिसर्च है वो मौलिक तो होना ही चाहिए, इसमें मौलिकता दर्शाई जानी चाहिए, ठीक है, और बौद्ध समस्या के समाधान का प्रयास होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। चलिए दूसरा, इट मस्ट यूज एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनोलॉजी एंड टेक्निकल जार्गोन टू ऐड कॉम्प्लेक्सिटी। इसके द्वारा जटिलता तोड़ने के संबंध में सारांश की शब्दावली और तकनीकी विशिष्ट शब्दावली का उपयोग किया जाना चाहिए। फिर है आपका डी, इट शुड प्रेजेंट टू लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। इसके द्वारा विशेष सामग्री के तर्कसंगत विश्लेषण को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो ये तो जो है आपका ध्यान रखना ही चाहिए लिखते समय, ठीक है, ये एक बार के लिए नहीं भी होंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो बी और डी आपका क्या है, राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अप्लाइड इन क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी। बताइए निम्नलिखित में से कौन से गुणात्मक शोध प्रणाली में लागू किए जाएंगे, कौन कौन से गुणात्मक प्रणाली में यूज किए जाएंगे बताइए। गुणात्मक, पहला क्या है आपका अनुभववाद, ठीक है, अनुभव तो गुण में आता ही है, मैंने आपको पहले ही बताया है क्वालिटेटिव में, ठीक है। दूसरा है आपका एम्फेसिस ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल्स, चलिए। फिर है आपका रेशनलिज्म, नहीं ये इसमें नहीं आएगा। दूसरा है स्ट्रक्चरल, ये भी इसमें नहीं आएगा। तीसरा है आपका अनुभव, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ क्वालिटेटिव में जब पहले भी पढ़ाया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, बी और ई, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अप्लाई टू क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी। पहला क्वालिटेटिव था, अब क्या है क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी, बताइए क्या होगा क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब ऊपर का देखा हो तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं आराम से। पहला क्या है रैशनलिज्म, बिल्कुल होगा, ठीक है भाई, वहां पर रैशनलिज्म को हटाया था हम लोगों ने, बुद्धिवाद को, तो भाई सीधी सी बात है क्वांटिटेटिव में क्या आएगा यहाँ पर, बुद्धि का यूज। चलो ए तो होगा। दूसरा क्या था एम्फेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन वेरिएबल्स, नहीं। फिर एम्पिरिसिज्म,
ये भी नहीं था। ये सब आपका क्या है, क्वालिटेटिव है। एक्सप्लोर एक्सपीरियंस, ये भी नहीं है। और फिर क्या है, स्ट्रक्चरल रिजिड मेथड। तो दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में क्या है, एक तरीके से अपोजिट करके दिए हुए हैं। अगर एक आपको पता है, एक के ऑप्शंस अच्छे से पता है, तो दूसरा आप ऑटोमेटिकली इसको कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका पार्ट 3 देखेंगे। वहाँ पर भी कुछ और रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आप लोग के सामने मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चलते रहिए आप ऐसे ही, तैयारी अपना करते रहिए। ठीक है, और चिंता मत करिए, इस बार आप लोगों का अच्छे स्कोर के साथ JRF भी हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में।